राजन बिंद जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार कांति ग्रुप ऑफ कॉलेज में। नमस्कार सर। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि आप यहाँ पे चल करके आए हुए हैं। थैंक यू। और आज कांति ग्रुप ऑफ कॉलेज में आकर के एरिया को देख करके आपको कैसा अनुभव लगा? मतलब आप शायद, मुझे तो लगता है कहाँ पे आप एक इंटरप्राइज लेवल से और यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा अनुभव है। इसमें क्या है कि आपने वो माहौल, आईटी के माहौल को छोड़ करके एक ऐसे स्थान को चुना जो एकदम रूरल एरिया में है, इंटीरियर एरिया में। तो ये आपकी एक दृढ़ता दिखाती है कि आप एजुकेशन के प्रति कितने जागरूक हैं और कितने डेडिकेटेड हैं कि आप एजुकेशन रूरल एरिया तक कैसे पहुंचाना चाहिए, आप उसको रूरल एरिया तक कैसे एजुकेशन को लेके जाए। नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर में या आईटी इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर चुके हैं वो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों से कंसर्न नहीं रखते। उनकी लाइफ या तो आउट ऑफ इंडिया होती है या तो इंडिया में भी होती है, तो मेट्रो सिटीज़ तक ही आकर के रुक जाती है, उसके आगे लोग सोच नहीं पाते। बट आपने चूंकि इतना प्रयास किया, हम आपको जानते हैं काफ़ी सालों से, तो आप जिस हिसाब से आपकी दृढ़ता, आपकी डेडिकेशन इस फील्ड में है, वो दिखाता है कि इसको सक्सेस एक अलग ऊंचाइयों तक आप लेकर के जाएंगे। और इतने सालों में जो 6-7 साल का जर्नी रहा है, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि कितनी ईमानदारी से आप इस फील्ड में लगे हुए हैं और एक एक नए नए प्रयोग करके इस कॉलेज को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। एरिया जो हम लखनऊ से अभी बाराबंकी तक आए हैं, तो देख करके काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी हरा भरा, काफ़ी ग्रीनरी है इस एरिया में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और प्रयास भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका। और अभी भी आप जिस रुझान से जुड़े हुए हैं, कि लगे हुए हैं कि मुझे और अच्छा क्या करना है, कैसे वर्ल्ड के हाईटेक चीज़ों को लेके आना है एजुकेशन सिस्टम में, वो भी इंडिया के रूरल एजुकेशन सिस्टम में कैसे इनबिल्ड करना है, ये आपकी सोच को सुन करके, देख करके काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत सारे जगह आपका एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे हम लोग कहाँ मिले हुए थे इस प्रोजेक्ट पे, और आपने उस चीज़ों को लेकर के धीरे 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 एक अलग ही इंडस्ट्री, आपने एक अलग ही डोमेन सेटअप कर दिया। ये काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग वर्क है और आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे भी काफी स्ट्रगल और काफी अनुभव मिला। और डोमेन चेंज करना अपने आप में, जैसे टेलीकॉम आईटी से और एजुकेशन में आना, और ये तो काफी मतलब कि एक स्ट्रगलफुल और इट वाज रियली एंजॉयफुल जर्नी, राइट, आई कैन से दैट। तो मैं राजन जी के बारे में बताता हूँ। ये भी हमारे और आपके जैसे हमारे गांव से ही उठे हुए हैं, और इनकी एक कंपनी है नेक्टर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, और इंडिया के बाहर भी। और इन्होंने काफी बड़ा अभी बैंकिंग में, टेलीकॉम सेक्टर में और भी डाइवर्सिफाइड एरिया में, और ये खुद ही एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो चुके हैं आज के डेट में। और हमेशा इनका प्रयास रहता है कि मैं नई नई चीजों को इनोवेट करूं। इनके पास नॉलेज का बिल्कुल भंडार है, चाहे किसी भी फील्ड में आप लोग बात कर लें। तो ये एक्चुअली यस, बट आपका नॉलेज एक अलग लेवल पे है। बस थोड़ी सी जानकारी जो है, जो नॉर्मली जो आईटी फील्ड में जो काम करते हैं उनके पास जो डोमेन नॉलेज है, हम लोग चाहते हैं हमेशा से कि उस डोमेन से हटके भी हम प्रयास करें। तो जैसे कि सर ने बताया कि हमारी कंपनी आईटी कंपनी से मैंने शुरुआत की थी, और मैं भी स्टार्टिंग में कॉलेज पास आउट होने के बाद हमने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में जॉब किया। फिर उसमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमको कुछ अलग से करना है। ये रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिना उसके आप कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, चाहे वो आईटी हो चाहे नॉन आईटी है। उसका रियलाइजेशन आपको बहुत पहले से हो जाना चाहिए। और धीरे धीरे वो, जैसे रतन टाटा जी ने बोला हुआ कि पहले आपको ड्रीम देखना पड़ेगा, मतलब आपको पहले सपना देखना पड़ेगा। वो जो सपने में जब चीज़ें आने लग जाएगी, जो चीज़ आप दिन में सोचते हैं, जो उसको आभास करते हैं, जिसके बारे में लगातार प्रयत्न करते हैं, सोचते हैं, वही आपके सपने में आता है। तो सपना देखना बहुत ज़रूरी है। जो आप सपना देखते हैं कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में, वो भी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, अपने आप को कहाँ पर देखना है, लीक से हट करके। जो बाकी लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अलग से क्या
देश दुनिया समाज को क्या दे करके जाना चाहते हैं, अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जाना चाहते हैं। पैसा ही नहीं है कि हम बहुत पैसा कमा लिए, पैसा छोड़ के जा रहे हैं, फैमिली हो तो एंजॉय फैमिली करेगी ही, आगे एक जनरेशन उसको आगे लेके जाएगी, लेकिन समाज के लिए आप क्या देके जा रहे हैं। एटलीस्ट एक आप एक सेंस देके जा रहे हैं कि एक गांव से उठा हुआ आदमी भी एक कंपनी खड़ा करके इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकता है। वही हमारा प्रयास रहा। तो हमने 6-7 साल जॉब भी किया, फिर उसके बाद हमने 2010 में कंपनी सेटअप की नेक्टर सॉल्यूशंस, 2015 में हमने उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाया, नेक्टर इन्फोटेल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और उसके कई सारे ऑफिसेस हमने, हमारी ऑफिस SEZ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया पुणे से ऑपरेट करती है। पुणे में हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी ऑफिस है, इंदौर में हमारा ऑफिस है, रायपुर में ऑफिस है, लखनऊ में भी हमने 2 साल हुआ लखनऊ में ऑफिस स्टार्ट किया। तो अभी गवर्नमेंट के साथ भी हम काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड हम देखें तो अफ्रीका हमने काफ़ी काम किया है, अभी कर भी रहे हैं। अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये प्रयास हमको हमेशा करते रहना चाहिए, IT हो या नॉन IT हो, काम आपको करना ही है। तो क्यों ना ऐसा काम करें जो आपको लॉन्ग टर्म एक ग्रोथ दे और लोगों के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी दे, जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई भी दूसरी टाइप की अपॉर्चुनिटी आप दूसरे को दे पाते हैं। ये प्रयास हमेशा सबका रहना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन अगर आपने पा लिया है उसका बेटर यूटिलाइजेशन यही हो सकता है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दूसरों को बेनिफिट कैसे दिया जाए। हमारे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि क्या करते थे, नॉलेज उनको गेन हो गया तो जगह जगह जा करके नॉलेज का प्रसार करते थे, उस ज्ञान का प्रसार करते थे। वही एक चीज़ है जो सबको दे सकते थे, उनके पास रुपया पैसा नहीं रहता था। अब हमारे पास आज की डेट में जितने भी इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं सबके पास दोनों चीज़ें हैं। आप दोनों चीज़ों का यूटिलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन, चाहे आपका अपनी कंपनी का ग्रोथ हो, चाहे समाज का, चाहे लोगों का ग्रोथ कैसे आप दे सकते हैं, ये हमेशा आदमी को सोचना चाहिए। तो इसी पे हमारा प्रयास रहता है कि हम एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो और फील्ड में हम कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकें। तो उसी प्रयत्न में हम लगे हुए हैं और सर भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी इनसे मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है इनसे। तो अभी आप जैसे आपके पूरे लाइफ में अगर मैं देखूं जो भी आपका जर्नी रहा एंटरप्रेन्योरशिप का या फिर आपके इतनी बड़ी कंपनी फॉर्मेशन का, तो सबसे मोस्ट चैलेंज आपका क्या रहा? आपको क्या लगता है कि नहीं हमको ये चीजें थोड़ा सा पहले से आपके अनुभव को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, या फिर थोड़ा आगे हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनको एक आपकी जर्नी को लेते हुए उनको क्या क्या चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर कैसे उनको और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन आपको क्या इसमें? सबसे बड़ी जो सीख मुझे मिली इस पूरे जर्नी में, 15 सालों की जर्नी हो गई, सबसे बड़ी सीख मिली मुझे कि लर्निंग जब आप स्टार्ट बंद कर देते हैं अपनी लर्निंग, कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग के बाद कोई दूसरी एजुकेशन जो प्रॉपर एजुकेशन होता है किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूट से, वो लेना मैंने बंद कर दिया। वो एक आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन वो हो जाता है कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ आता है, सबसे आपका डाउनफॉल वहीं से चालू होगा। ये मतलब 2003 जब हमने इंजीनियरिंग पास आउट किया, वहाँ से लेकर के 2017-18 तक हमने सोचा नहीं कि मुझे आगे कुछ पढ़ना चाहिए। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है लोगों का। कंटिन्यूअस आपको लर्निंग चाहिए ही चाहिए, चाहे जितनी भी नॉलेज हो जाए। तो लर्निंग इज द की, कंटिन्यूअस लर्निंग इज द सक्सेस की। तो 2019 में हमने फिर IIM अहमदाबाद से एक सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम किया, तो तब जाकर के रियलाइज हुआ कि लर्निंग किसी भी स्टेज पे कितना इम्पोर्टेंट है। वो आपके नॉलेज को जहां पर जिस स्टेज पे है उसको कितना इन्हांस करता है, जब आप करेंगे तभी आपको वो पता चलेगा और उसका आप यूटिलाइज होगा ही होगा। बिजनेस में या डेली लाइफ में उसका यूटिलाइजेशन होना ही है। तो मैंने जो शुरू के 2003 से 2017-18 तक जो मैंने टाइम वेस्ट कर दिए, काम में लगा रहा, लेकिन एजुकेशन में ध्यान नहीं दिया कि मुझे मास्टर डिग्री करनी चाहिए और कुछ करना चाहिए, रिसर्च में मुझे और कुछ पढ़ना चाहिए, ये मुझे कभी ज़रूरत लगी नहीं, वो मेरी बड़ी गलती थी। तो अब मुझे लगता है कि अगर वो 10 साल मुझे वापस मिल जाए तो मैं कितनी सारी पढ़ाइयाँ कर लूँ।
अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कैसे न कैसे मैं पीएचडी में एडमिशन लेकर के मैं रिसर्च के फील्ड में कुछ और करूँ। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि लर्निंग को कभी स्टॉप ना करें, कभी रोके नहीं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई हमेशा करते रहना चाहिए। चाहे आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से ले, आज की डेट में आईएम हो, आईआईटीज़ हों, इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन्होंने निकाल दिया हुआ है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप आईएम से अगर कोई सर्टिफिकेशन 6 मंथ का भी और 3 मंथ के जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो भी कर लें, तब आपको एक फील आएगा कि आईएम के प्रोफेसर्स या वहाँ पर जो इकोसिस्टम उन्होंने डेवलप किया, वर्ल्ड की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बन गई टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़, उनका एक ऑरा है, उसका एक एनर्जी है, उसका एक नॉलेज बेस है, उसका आपको बेनिफिट मिलना ही है। तो आप किसी न किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े रहें, चाहे आप पढ़ते रहें या पढ़ाते रहें, या तो उनसे आपकी कहीं न कहीं एक तरीके से कनेक्टिविटी रहे। यही देश को आगे लेकर के जाएगा। लोगों को एजुकेशन के प्रति मोटिवेट करना और हर एक स्टेज के लोगों को मोटिवेट करना। एक बार आदमी एजुकेशन ले लिया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट, वहीं पर जर्नी स्टॉप नहीं हो जाती, उसके आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये मेरा रियलाइजेशन रहा और लोगों को मैं यही बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी एजुकेशनल जर्नी हमेशा कंटिन्यू रखें। बहुत अच्छी बात है। तो इससे एक्चुअली ये मुझे समझ में आया कि आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू सक्सेस इन लाइफ, राइट? तो उसके अलावा आप ये बताइए, अभी हमारी चर्चा हो रही थोड़ी देर पहले कि एआई को एजुकेशन में लेकर के आना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना जरूरी है और आगे भविष्य क्या है, या फिर आपका क्या प्लान है और हम कैसे सपोर्ट एक दूसरे का करके और आगे बढ़ा सकते हैं इसको? एआई अब ऐसी चीज नहीं रही जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। एआई अब ऐसी चीज बन गई जिसको मुझे डेली लाइफ में, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे किसी भी फील्ड में हूँ, उसको डेली लाइफ में मुझे इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे अडॉप्ट एआई को, तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो एजुकेशन ऐसी इंडस्ट्री है या ऐसा फील्ड है जिसमें एआई का बहुत ज़्यादा यूज है। एआई का यूज आज की डेट में जो एआईज जो प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं वर्ल्ड लेवल, पूरी दुनिया इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है या चैट जीपीटी एलन मस्क का हो, या तो ओपन एआई हो, और ऐसे जो एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरा अपनी ताकत पूरी झोंक दे रहे हैं इसमें, एआई को प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने, पूरी इंफॉर्मेशन को वो कैप्चर करना चाहते हैं। उस इंफॉर्मेशन को फिर आप एक्सेस जब करने जाएंगे, वही एआई से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो एजुकेशन में सारे यूनिवर्सिटीज़ को या स्टेट या जो भी नोडल एजेंसीज हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि उनका खुद का अपना एआई प्लेटफॉर्म बने, ताकि सारे इंफॉर्मेशंस को, इंफॉर्मेशन में सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन जिसके पास, किसी के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कोई बंदा अगर कोई स्टूडेंट अगर पीएचडी करता है, उसने क्या रिसर्च, क्या थीसिस लिखा हुआ है, उसका कोई एक कलेक्टिव डेटाबेस नहीं है, राइट? अब किसी ने रिसर्च कर लिया, उसका बेनिफिट लोगों को कब मिलेगा? जब उसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल सही है। तो पीएचडी ही है एक जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च के लिए जाना जाता है। किसी भी फील्ड में हमने पीएचडी कर लिया मतलब हमने कुछ रिसर्च किया है, थीसिस लिखा है, उसका एक कलेक्टिव डेटाबेस नहीं है। अगर इसी कलेक्टिव डेटाबेस को हम बना करके एक एआई प्लेटफॉर्म बना दें, जितने भी बच्चे चाहे पीएचडी करने वाले हैं या तो उसके पहले हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और एक इंफॉर्मेशन भी मिलेगी कि होता क्या है पीएचडी में। तो एक कलेक्टिव डेटाबेस किसी चीज का भी मैं बनाऊं, जो प्रिंट मीडिया में आज की डेट में इंफॉर्मेशन है या तो पेपर पे है, उसको अगर मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना है, काफी हद तक गवर्नमेंट्स प्रयास कर रहे हैं कि हम जैसे स्कूल लेवल पे स्मार्ट क्लासेस, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारे उसमें स्कीम चल रहे हैं, समग्र शिक्षा अभियान है, बाकी चीजें, जिसमें स्मार्ट क्लासेस बनाया जा रहा है। तो स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट ही यही है कि सारे इंफॉर्मेशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आया जाए और एक ब्रॉडकास्टिंग के रूप में जो भी टीचर्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर पाएँ। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर तो हो रही हैं, लेकिन उसको कलेक्ट भी करना, प्रिजर्व भी करना और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को बच्चों के पास पहुंचाना, ये इसमें एआई का बहुत बड़ा
उपयोग होना है और करना चाहिए। जितना जल्दी हम अडॉप्ट करेंगे उतने हम ज़्यादा अच्छा एजुकेशन बच्चों को दे पाएंगे और वो भी एक फील कर पाएंगे कि हम भी एआई से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे कनेक्टेड हैं। चाहे वो आर्ट फील्ड का बच्चा हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड का बच्चा हो, तो उसमें चाहे आप एआई का एलएमएस प्लेटफॉर्म अपना खुद का बना दें, है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उस प्लेटफॉर्म पे डालते तो जितनी भी सर्च हिस्ट्री होगी और जो भी होगी आपकी वो जनरेटिव एआई से बिल्ट होते जाएगी। तो एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि मेरे लिए तो अगर मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एजुकेशन दे रहा हूं तो मेरे लिए सारा पूरा संसार मेरा तो इसी प्लेटफॉर्म पे आ गया है और कहीं पर वो प्राइवेट नहीं रहेगा, वो आप अपना प्राइवेट क्लाउड, अपना प्राइवेट एआई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं उस पर। राइट। और बहुत अच्छा यूज केस उसका बनेगा। बिल्कुल। आप छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के रूप में फार्मर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं उससे। हाँ, अब फार्मर्स को इतनी सारी जानकारी गवर्नमेंट प्रयास कर रहा है देने के लिए। जैसे हम लोग अभी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो नाबार्ड जो एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो नाबार्ड के थ्रू हम जो गांव-गांव में समितियां बनी हुई है, पैक्स जिसको बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 63 एक्टिव पैक्स हैं। जिसको जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में आया तो उनका प्रयास स्टार्ट हुआ कि हम इसको कैसे कंप्यूटराइज किया जाए, कैसे इसको सारे इंफॉर्मेशन को डिजिटली कनेक्ट किया जाए। तो उन्होंने एक पैक्स कंप्यूटराइजेशन नाम से एक प्रोजेक्ट निकाला जो 2023 से स्टार्ट हुआ। तो हर एक स्टेट में जितनी भी पैक्स हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटियाँ हैं, समितियाँ, जिसके थ्रू हमारा खाद, बीज और ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और गवर्नमेंट उसको जो आउटपुट होता है फार्मर से उसको प्रिक्योर भी करती है इसी समिति। ये समितियाँ ऐसी हैं जो आई थिंक आज़ादी के बाद एक ऐसा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने डेवलप किया, वही एक माध्यम है जिससे आप फार्मर से गवर्नमेंट इंटरेक्ट कर सकता है। लेने देने मतलब सेल एंड परचेस दोनों के लिए आप पैक्स ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आप गवर्नमेंट फार्मर से कनेक्ट करता है। तो उसको पहली बार मोदी गवर्नमेंट ने ये बीड़ा उठाया कि इसको कैसे कंप्यूटराइज किया जाए। कंप्यूटराइजेशन में आपके हार्डवेयर भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो ईआरपी उसमें लगाई जा रही है, इस ईआरपी के माध्यम से बैंक को जोड़ा जा रहा है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बाकी के जो स्कीम्स हैं, सहकार से समृद्धि जो 25 स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, उसके थ्रू बहुत सारा बेनिफिट फार्मर्स को या समितियों के थ्रू फार्मर्स को दिया जा रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की और आईटी की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, अदरवाइज वो आपकी उतना बेटर उसका डिलीवरी नहीं हो पाएगा जो इंफॉर्मेशन या जो स्कीम्स की डिलीवरी होनी है फार्मर्स तक। तो मुझे लगता है एआई का बहुत सारे जगह पे यूज केसेस है और बहुत बेटर यूज केस हम उसको बना सकते हैं। सही, बिल्कुल। तो अभी हमारे पास जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करने लगे, तो आपको क्या लगता है कि एग्रीटेक में भी एआई का यूज है? एग्रीटेक में बहुत एआई का यूज है, बहुत बड़ा यूज है। अब सिंपल सा एक यूज केस ले लें, आपके एरिया में एक 2-4 गांव एग्जांपल के लिए ले लिए, आप फार्मर्स की क्या ज़रूरतें हैं और फार्मर्स उस ज़रूरतों को अगर पूरा कर ले तो जो आउटपुट देता है उसको मार्केट से आप कैसे कनेक्ट करते हैं। राइट। तो डिमांड एंड सप्लाई, इसी दोनों को कनेक्ट करना है। फार्मर भी यही चाहता है कि उसकी जो डिमांड है और सप्लाई दोनों को एक जगह पे किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे उसको दोनों चीज मिल जाए, ताकि वो निश्चिंत वो केवल फार्मिंग पे फोकस कर पाए। बहुत सारे चैलेंजेस है और डे बाय डे ये चैलेंजेस बढ़ेंगे, तो फार्मर के पास आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। चाहे आप जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी रिसर्च हो रहे हैं उस रिसर्च में बेटर आपके सीड्स बन रहे हैं और फर्टिलाइजर का बेटर यूज क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का कैसे यूज हो सकता है, ये फार्मर को तो एजुकेट आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बेटर माध्यम है एआई, जिसके थ्रू आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस आप इंफॉर्मेशन का फ्लो बना सकते हैं फार्मर के साथ। कोई भी आज की डेट में मुझे लगता है फार्मर्स में, फिर उसके फार्मर्स के फैमिली मेंबर्स में किसी न किसी के पास पे तो
इंटरनेट होगा, फ़ोन होगा, या आसपास उस गांव में अगर 50 लोग हैं तो 10 लोग के पास तो ये एक्सेस होगा ही होगा आज की बिल्कुल डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां तक आप रीच कर सकते हैं, मतलब हर एक गांव में आप रीच कर सकते हैं। और बहुत सारी व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की है, उसके थ्रू भी प्राइवेट कंपनीज या तो गवर्नमेंट कंपनीज फार्मर के पास रीच करने की कोशिश कर रही हैं। करेक्ट। तो इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इससे कनेक्टेड रहें, राइट, और हम लोगों को समय समय से जानकारी और जो भी सपोर्ट हो, ताकि हमारे बच्चे, किसान और आपके नेक्टर इन्फोटेल के मदद से थोड़ा आगे बढ़ें। ठीक है, तो हमारा इसमें प्रयास जरूर रहेगा, और मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे पास आउट हो भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक बिजनेस या कॉरपोरेट व्यवस्था में जाएं, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, छोटा से बड़ा कुछ भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कुछ भी स्टार्ट करें। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, नाबार्ड की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है फाइनेंशियल्स या नॉलेज बेस वाली, जिसका आप बच्चे पास आउट होते ही उपयोग कर सकते हैं उसका। इवन अगर आप बच्चा जब पढ़ रहा है उसी समय उससे आप अवेयर कराना चालू कर दें कि ये व्यवस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, आप पास आउट होते ही आप ये चालू कर सकते हैं। तो एआई उसमें रोल रहेगा कि उसकी पूरी स्टैटिस्टिक्स पहले से बिल्ड करके अगर आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करें कि भाई आप पास आउट हो जाओ, या तो एक है कि आप नौकरी खोजने लग जाओ, तो नौकरी की व्यवस्था तो वैसे धीरे धीरे कम ही होती जा रही, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तो आपको नौकरी अगर खुद से जनरेट करना है या इंडस्ट्री छोटी या बड़ी करनी है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना जरूरी है। उस नॉलेज में जितनी गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उस सारी व्यवस्थाएं, जितनी सब्सिडी है, जितने फैसिलिटी हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो अगर बच्चा अगर यहाँ से पास आउट होकर के जाएगा, खुद से एक्सप्लोर करेगा कि मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, उससे बेटर है कि अगर हम इंस्टीट्यूट में खुद से ही ये इंफॉर्मेशन ले आकर के बच्चों को दे दें कि ये सारी स्कीम्स चल रही हैं, आप पास आउट हो गए तो इन्हीं में किसी स्कीम के तहत जाकर के आप स्टार्ट करो, बिल्कुल छोटी या बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट करो। तो ये आत्मनिर्भर वाला जो कॉन्सेप्ट है तभी होगा जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उसके बारे में बच्चों को अभी से एजुकेट करना चालू करेंगे। एक तो हम कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन भी देना जरूरी है। उस प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि हमारी गवर्नमेंट कितना प्रयास कर रही, कितनी स्कीम्स है, कितने उसके बेनिफिट्स हैं। उस बेनिफिट्स को ही अगर मैं ग्राउंड लेवल तक लेकर के आ जाऊं अपने बच्चों के थ्रू, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, तो भी बहुत बड़ा हमारा योगदान रहेगा इस इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल सही। और अंत में आप हमारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बिल्कुल जो प्यारे बच्चे हैं कॉलेज के? मैसेज हम हमेशा से एक ही देना चाहते हैं कि सभी बच्चों को हार्ड वर्किंग, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे व्यक्ति किसी भी स्टेज पे हो, तो आपको प्रयास हार्ड वर्किंग करना ही करना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लें, जो भी अगर वो सक्सेस हुए हों, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना ही है। और सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं होता है। सक्सेस का डेफिनेशन सिंपल सा आप बना लें कि आज मैं जो कर रहा हूं, कल मैंने जो किया उससे बेहतर किया कि नहीं। आज मुझे एक काम कंप्लीट करना था, मैंने कर लिया, वो मेरे लिए आज का डेट का सक्सेस है। कल मैं एक टारगेट और बनाया हूं, कल अगर मैं उसको कर लेता हूं तो मेरे लिए वो सक्सेस है। हमेशा आप ये नहीं सोचकर चलो कि 10 साल बाद मुझे क्या करना, वो एक लॉन्ग टर्म विजन ध्यान में रखो, बट आप उसी को सोच करके प्रयास करोगे तो नहीं होगा। आप उस अपने ड्रीम्स को, अपने जो भी आपकी लॉन्ग टर्म गोल है, उसको आप छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड करें और डेली एक सक्सेस आप फील करें, तो आपको खुद को लगेगा कि मैंने कुछ आज अच्छा काम किया। आज मेरी एक मीटिंग होनी थी, अच्छा सक्सेस हो गया, तो अब मुझे खुद से खुशी होनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ एक स्टेप मैंने आगे बढ़ा। आप सोचेंगे कि जब मैं लास्ट गोल पे पहुंचूंगा 10 साल बाद, जो मेरा ड्रीम है, तभी मैं खुश होऊंगा, तो फिर चल नहीं पाएंगे। तो हमेशा उस खुशी, उस एनर्जी के साथ में काम करें कि हर एक दिन एक सक्सेस दिन बनाएं अपने लिए। वो बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर मुझे भी लगता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और कोई दूसरा कोई मोटिवेट नहीं करेगा खुद को। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा मोटिवेट करने।
दूसरा कोई कब आएगा, जब आप बहुत बड़े एक ब्रांड बन जाएंगे, नाम बन जाएंगे, लोग देखेंगे आपको, आपका तारीफ कर देंगे। लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेट करते रहना है। वो सेल्फ मोटिवेट तभी होगा कि मैं छोटे छोटे पीसेस में अपने ड्रीम्स को डिवाइड करके, अपने गोल्स को डिवाइड करके, उस सीढ़ी, जितनी भी सीढ़ी चढ़ते जाऊं, हर एक सीढ़ी पे मैं अपने आप से खुश होते जाऊं, वो एनर्जी फिर से फील करते जाऊं कि एक मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, अब मैं दूसरी उसी एनर्जी के साथ में दूसरा टास्क मैं कंप्लीट करूंगा। तो निरंतर प्रयास, निरंतर मेहनत, ये एक बहुत जरूरी चीज है जो आजकल के बच्चों को करना चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है। आजकल की जो जनरेशन है चाहते हैं कि सब कुछ अचानक से मिल जाए और बहुत सारी चीज मिल जाए, ये सब मिथ्या है। हमसे आगे बहुत सारी कंट्री, डेवलप्ड नेशन जो हैं, यूएस, यूरोप, ये सब, वो भी उनके भी बच्चे जो भी बड़े बने हैं, जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो भी मेहनत करके ही बने हैं। तो फेलियर को आप एग्जाम्पल न लें, सक्सेस को एग्जाम्पल लें और अपने आप उस सक्सेस को एंजॉय करें डेली बेसिस पे। बहुत मजा आएगा आपको अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए और सक्सेसफुली जीने के लिए। तो यही मेरा संदेश है। हम अधिक से अधिक बच्चों तक आपका मैसेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपको आने के लिए हमारे कॉलेज में बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।